Dear learner, welcome to Learning for All. मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं यानी कि एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रेन। यह वीडियो पार्ट थर्ड है। इससे पहले श्रवण बाधिता से संबंधित पार्ट वन एंड पार्ट सेकंड बनाए जा चुके हैं। उन वीडियो का लिंक पार्ट थर्ड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा। आप उन्हें आराम से देखिए। ये वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासरूम में हर बच्चे की एजुकेशन नीड्स होती है। वो चाहता है कि मेरे अनुसार पढ़ाया जाए, तभी वो सीख पाएगा। जब हम भी कभी क्लासरूम में बैठा करते थे तो हमें भी यही आशा हुआ करती थी कि जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसे पढ़ाया जाए। यानी कि हर बच्चे की अपनी एजुकेशनल नीड्स होती है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए। यदि आप पहली बार चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें, क्योंकि यह वीडियो बार बार डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं जैसा कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। यानी कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो मानव का विकास कर सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा साधन है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर शिक्षा कैसा एक माध्यम है। शिक्षा को हम लर्निंग भी कहते हैं, यानी सीखना भी कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो बचपन से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। इसलिए अधिगम को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। नेक्स्ट है कि सामान्य बालक बिना किसी बाधा के अधिगम कर सकता है। ध्यान दीजिए, जब हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो हम आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्हें श्रवण समस्या होती है, या यूं कहें कि जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं, उन्हें सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, क्योंकि श्रवण समस्या होने के कारण उनमें वाणी एवं भाषा का विकास सामान्य तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे कि एक सामान्य बच्चा जब शुरुआत से ही वो सुनता है, बोलता है, तो जो भी वातावरण की ध्वनि को सुनता है, शब्दों को सुनता है, तो उसके अंदर बोलने की कला और भाषाई कौशल विकसित हो जाता है। लेकिन श्रवण बाधित बच्चों में यह विकास नहीं हो पाता है। इसलिए श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं सामान्य बच्चों से अलग होती हैं। यानी कि इसलिए जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, उनको अलग तरीके से सिखाया जाता है। जिनकी शैक्षिक व्यवस्था के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि जो स्पेशल एजुकेटर होता है उनकी नियुक्ति की जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं से संबंधित वो ट्रेनिंग लिया हुआ होता है। सपोज अगर मैं हूं, मैंने हियरिंग इम्पेयरमेंट से ट्रेनिंग ली है। जब मैं ट्रेनिंग कोर्स किया बी.एड एम.एड, तो एचआई से फील्ड से लिया, तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं एलिजिबल हूँ। साथ ही मुझे थोड़ा बहुत साइन लैंग्वेज भी आना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चों को साइन लैंग्वेज से भी पढ़ाया जा सकता है। इसलिए स्पेशल एजुकेटर को नियुक्त किया जाता है ताकि इनको अच्छे तरीके से शिक्षा प्रदान कर सके और इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट है कि
ऐसे बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अलग तरीके से अपनाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए एक सामान्य बच्चे के तरीके से हम लेक्चर मेथड अपनाएँगे क्लास में जा कर के, तो लेक्चर मेथड का मतलब ही होता है कि हम बोल-बोल कर पढ़ा रहे हैं, मौखिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। जबकि हम किनके लिए प्रयोग कर रहे हैं? श्रवण बाधित बच्चों के लिए, और श्रवण बाधित बच्चों को लेक्चर मेथड से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल सुन नहीं सकते हैं। ताकि अब होता क्या है कि अलग तरीके से जब अपनाते हैं, ताकि ये भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और समाज में अपना स्थान स्वतंत्रता एवं गरिमापूर्ण तरीके से स्थापित कर सके। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई दिव्यांग बच्चा होता है तो उनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अगर उनको भी पढ़ा-लिखा दिया जाए और उनके अंदर भी विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित कर दिया जाए, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाए, तो वो भी समाज के लायक बन सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी शैक्षिक आवश्यकताएँ हैं। ध्यान रहे, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो हम जानते हैं, देखते हैं श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएँ कौन-कौन सी होती हैं। सबसे पहला है उचित कक्षा व्यवस्था। बिल्कुल, हालाँकि हम सामान्य बच्चों के लिए भी कक्षा व्यवस्था करते हैं, लेकिन एचआई बच्चों के लिए कुछ स्पेशल तरीके से कक्षा व्यवस्था करते हैं। वो कैसे-कैसे होती है, इसके अंतर्गत बहुत सारे टर्म्स शामिल हैं। जैसे जो फर्नीचर की व्यवस्था होती है, वो सामान्य बच्चों के तरीके से लाइन बाय लाइन पीछे की ओर नहीं जाता है। इनका जो क्लासरूम होता है, वो यू शेप का होता है या चंद्राकार का होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब शिक्षक पढ़ाएगा तो उसका फेस पूरी तरीके से सभी विद्यार्थी आपस में देख सकें। साथ ही क्लासरूम में जो शोर-शराबे वाली आवाज़ें होती हैं, उनको कम करना होता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है और साथ ही ये भी देखा जाता है कि बच्चों को अगली पंक्ति में बैठाना। अगली पंक्ति का क्या मतलब होता है कि फ्रंट ऑफ लाइन में बैठाना, ताकि ये बच्चे, अगर एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो लिप रीडिंग भी कर सकें। तो ये इनकी आवश्यकता होती है। एक शिक्षक को जब शिक्षण की व्यवस्था करे, जब क्लासरूम मैनेजमेंट करे, तो इस तरीके की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। समायोजन, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे शुरू-शुरू में आते हैं, तो वो ज़्यादातर अत्यधिक जानकार नहीं होते या अवेयर नहीं होते अपने सहपाठी से, अपने शिक्षकों से, तो उनके साथ तालमेल बैठाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। हर विद्यार्थी चाहता है कि शिक्षक मुझसे प्यार करे, क्योंकि एक शिक्षक का शिक्षण तब तक प्रभावी नहीं हो सकता, जब तक एक विद्यार्थी शिक्षक से प्रेम नहीं करता। यानी कि एजुकेशनल जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही स्वीटनेस होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए, यानी कि आशावादी होना चाहिए। तभी वो पढ़ने के लिए रेडी होंगे और तभी एक शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया है, वो प्रभावी होगी। नेक्स्ट है दृश्य अधिगम सामग्री का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ विजुअल लर्निंग मटेरियल्स। ये बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रवण बाधित बच्चे जो कि सुन नहीं सकते, तो इनकी जो विजुअल सेंस होती है, यानी कि जो इनका आंख होती है, पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो इनको विजुअल लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो देख देख कर अधिगम कर सकें। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, बिल्कुल। मान लीजिए सपोर्ट हमको बोलकर इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, तो हम प्रोजेक्टर के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू हम उसमें इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, यानी कि उसमें टाइप कर दें और उसको थोड़ा आकार बड़ा कर दें, तो सभी बच्चे आराम से देख सकें। तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अनुदेशन, निर्देशन जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं विद्यार्थियों को, तो श्रवण बाधित बच्चों को एक सामान्य बच्चों की तरह तरीके से क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। उनके लिए कुछ न कुछ अलग तरीके से हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है। या तो आप साइन लैंग्वेज में बताइए, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या सभी बच्चों को साइन लैंग्वेज आ रही है? तो इसीलिए हमें कंप्यूटर आधारित निर्देशन भी, अनुदेशन भी देना पड़ता है। अनावश्यक आवाज़ को कम करना, रिड्यूस अननेसेसरी नॉइज़, ये बहुत ही ज़रूरी है,
क्योंकि जो क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे हियरिंग एड पहनते हैं और हियरिंग एड का काम होता है आवाज को एम्प्लीफाई करना, यानी कि बढ़ाना। अब जब आवाज को बढ़ाने का काम करते हैं, तो यदि क्लासरूम में अनावश्यक आवाज प्रवेश करेगी, तो होगा क्या? एक शिक्षक की आवाज को या शिक्षक के जो शिक्षण है वो प्रभावी होगा, यानी गलत तरीके से प्रभावित होगा। इसलिए अनावश्यक आवाजों को नहीं आने देना चाहिए, कम करना चाहिए। जितना पॉसिबल हो इसको सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है कैप्शनिंग वीडियो का प्रयोग, यूज ऑफ कैप्शनिंग वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आवश्यकताएं होती हैं शैक्षिक आवश्यकताएं श्रवण बाधित बच्चों की, क्योंकि हम एक नॉर्मल वीडियो उनकी क्लास में नहीं चला सकते, क्योंकि वो सुन नहीं सकते। सपोज अगर हम एक ऐसा वीडियो लर्निंग का या कोई भी कंटेंट से रिलेटेड चला दें, सपोज अगर मान लीजिए कि कल्चरल रिलेटेड चला दें कि मध्य प्रदेश में अगर हम या उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश का अगर हम कोई कल्चरल एक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो उनमें जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सुन नहीं सकते, वो केवल देख सकते हैं। बट अगर वो चीजें जो वीडियो है उसके नीचे लिखा हुआ आए कि आखिरकार उसमें कौन सी एक्टिविटी हो रही है, क्या बातें हो रही हैं, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से वो समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि शब्दों को पढ़ सकते हैं बट सुन नहीं सकते। इसलिए हमें कैप्शनिंग वीडियो का भी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है शब्दों का उच्चारण ऊंची आवाज में एवं स्पष्ट करना। ध्यान रहे, जब भी हम क्लासरूम में पढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है कि शब्दों का उच्चारण ऊंची आवाज में एवं स्पष्ट करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्लासरूम में बच्चे होते हैं जो हार्ड ऑफ हियरिंग भी हो सकते हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब जो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, और जब व्यक्ति ऊंचा सुनता है तो सीधी सी बात है उसके लिए ऊंची आवाज चाहिए। तो शिक्षक को अपनी आवाज को मेंटेन करना चाहिए, साथ ही क्लियर जो भी शब्द का अक्षर का जो भी एकदम प्रोनाउंसिएशन करे, प्रोनाउंस करे, उसका उच्चारण करे, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तभी बच्चे बेहतर तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर गलत उच्चारण करेंगे तो बच्चे भी गलत उच्चारण करना सीखेंगे। इसलिए आवश्यकताएं होती हैं ये श्रवण बाधित बच्चों की। और नेक्स्ट श्याम पट्ट का प्रयोग बहुत जरूरी है। पढ़ाते पढ़ाते श्याम पट्ट का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो चीजें बोल रहे हैं वो लिख लिख करके भी पढ़ाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्याम पट्ट की तरफ पूरा मुंह कर लें और जो पीठ है अपनी बैक है वो पीछे कर लें। तो ऐसे में क्या होगा, अगर पीछे वाला दरवाजा होगा तो विद्यार्थी भाग जाएंगे। तो हमें ये भी ध्यान देना है, एक शिक्षक को ये भी चीजों का ध्यान देना है कि कितने लेवल में खड़े होना है। क्योंकि अगर पूरी तरीके से श्याम पट्ट पर ही कार्य करने लगेगा, विद्यार्थियों की तरफ ध्यान नहीं देगा, तो फिर वो क्या होगा, प्रभावित होगा शिक्षण। इसलिए शिक्षक को हमेशा विद्यार्थियों की तरफ भी नजर रखनी चाहिए और श्याम पट्ट पर भी प्रयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण। ये बहुत ही इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि सभी क्लासरूम में जरूरी है, लेकिन बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर आज भी मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं और उनका नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। वो बन तो जाते हैं स्पेशल एजुकेटर, अगर आप स्पेशल एजुकेटर हैं तो बुरा मत मानिए, लेकिन इसको ध्यान से समझिए और सुनिए, क्योंकि यह एक रिहेबिलिटेशन का फील्ड है। और अगर आप रिहेबिलिटेशन जैसी थिंकिंग नहीं रख सकते तो आप इस क्षेत्र से दूर रहिए, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं अलग हैं। और हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है इन्हीं बच्चों की गुणात्मक शिक्षा प्रदान, यानी कि गुणवान शिक्षा प्रदान करने के लिए, क्वालिटीनेस जो एजुकेशन है उनको प्रदान करने के लिए, उनकी एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और हम तभी कर सकते हैं जब हम इनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। तो इसलिए आवश्यक है सभी शिक्षक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें कि ये बच्चे भी पढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्लासरूम में नॉर्मल बच्चे भी बैठे रहते हैं और हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे भी बैठे रहते हैं। तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं कि केवल नॉर्मल बच्चों को ही पढ़ाते रहें और जिनको प्रॉब्लम है, यानी कि जो सुन नहीं सकते, उनको बाद में देख लेंगे। बाद में नहीं देखना है, हमको उनको भी वही प्राथमिकता देना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो समझेंगे कि हमारे अनुसार शिक्षा नहीं दी जा रही है, जबकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है।
अगर हमें बच्चों को केंद्र मान करके शिक्षा नहीं प्रदान करते तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का हनन हो रहा है। तो इसलिए शैक्षिक आवश्यकताओं में ये भी एक जुड़ा है कि एक शिक्षक का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट है कठिन शब्दों का अर्थ सरल तरीके से बताना। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जब भी हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक कठिन शब्द आ जाते हैं बीच-बीच में, कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, कोई कविता पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूरी होता है कि उसको थोड़ा-सा सिंपल वे में बताएँ ताकि विद्यार्थी समझ जाए। शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों की तरफ मुँह करके पढ़ाना चाहिए। दैट्स गुड पॉइंट। बहुत ही ज़रूरी है श्रवणबाधित बच्चों की कक्षा में क्योंकि उनकी तरफ मुँह करने से वो फेस रीडिंग करेंगे, आपका एक्सप्रेशन देखेंगे, आपका लिप रीडिंग देखेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही श्रवणबाधित बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हमेशा ध्यान दें कि मूंछ बिल्कुल ना रखें, नहीं तो आपकी मूंछ से होंठ बिल्कुल बंद हो जाएँगे। तो ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? वेरी गुड। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट है विषय वस्तु में अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन इन कंटेंट यानी कि अडॉप्टेशन बहुत ज़रूरी है श्रवणबाधित बच्चों के लिए। मान लीजिए कि अगर कोई कंटेंट आ गया कठिन, तो हम किस तरीके से उसको अनुकूलन करेंगे? उस कंटेंट को हम चित्रात्मक बना सकते हैं, उस कंटेंट के माध्यम से हम कोई वीडियो फ़िल्म दिखा सकते हैं, उस कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारे और साधारण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और फ्लैश कार्ड के माध्यम से उन्हें सिखा सकते हैं। तो यानी कि जब अकॉर्डिंग टू नीड कर देते हैं, तो वो एडॉप्टेशन हो जाता है। और नेक्स्ट है अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। आजकल हम टीएलएम का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। कभी-कभी हम वीडियो भी दिखा देते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन होता क्या है? हम कोई भी वीडियो नहीं दिखा सकते। हम कोई भी चार्ट पेपर, कोई भी दृश्य सामग्री या जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, कोई भी नहीं दिखा सकते। जो कंटेंट रिलेटेड हो, उसी को हम उपयोग करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तभी वो अनुकूलन हो सकता है, तभी वो विद्यार्थियों के लिए अच्छा साबित हो सकता है और बेहतर तरीके से वो समझ सकते हैं। शिक्षण के दौरान सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि श्रवणबाधित बच्चे हैं, हो सकता है कि बिल्कुल भी कोई सुन नहीं रहा, तो केवल वो साइन लैंग्वेज ही जानता है, तो इसका भी प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जो श्रवणबाधिता के क्षेत्र से संबंधित स्पेशल एजुकेटर हैं, उनको साइन लैंग्वेज भी आना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं है, तो क्लासरूम में पढ़ाते समय इंटरप्रेटर का होना बहुत ज़रूरी है। तभी एक शिक्षक जो पढ़ाने का उसका तौर तरीका है, वो बेहतर उनको लगेगा और टीचिंग एक पॉजिटिव वे में प्रभावी होगी और श्रवणबाधित बच्चे भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड एवं चार्ट पेपर का उपयोग करना। बहुत सारे जो शब्द होते हैं, चित्र होते हैं, हम उनको चार्ट पेपर के माध्यम से भी समझा सकते हैं क्योंकि वो दिखता है। फ्लैश कार्ड भी बहुत बनाते हैं, तो ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये थे सारे हमारे पॉइंट जो एजुकेशनल नीड्स जो बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही और कुछ पॉइंट्स भी जोड़ा जा सकता है, जैसे उनके लिए डायरेक्शन होना चाहिए। साथ ही अगर आपको और पॉइंट्स आपको ध्यान है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी और पॉइंट्सों की जानकारी हो जाएगी। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए और पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसी तरह आप महत्वपूर्ण डायनामिक टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करते रहें। साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए क्योंकि दोस्त जब आपके सीखेंगे तो आपको सराहना करेंगे और साथ ही साथ उनका भी लाभ होगा। थैंक यू सो मच।